आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इससे पहले की जो सिंपल मॉडल्स हैं जैसे थॉमसन मॉडल जो प्लम पुडिंग का मॉडल है, उसके बाद आपका रदरफोर्ड मॉडल और उसके बाद आपका आता है बोर्स मॉडल। तो आपने बहुत अच्छे से वो सीख लिए होंगे, लेकिन उन सब में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। हालांकि हमने देखा कि बोर्स मॉडल जो सबसे सही जानकारी देता है, सबसे सही आंसर और कई सारी अच्छी अच्छी चीजें एक्सप्लेन करता है, बहुत बेटर एक्सप्लेनेशन देता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। क्योंकि सारा का सारा जो यहाँ पे खेल है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफाइन करने का है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है। हालांकि बोर्स ने सिंपली ये कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। लेकिन दो नई डेवलपमेंट्स ऐसी थी जिनमें डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ जो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, और एक और हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर एग्जैक्टली और एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। एक साथ दोनों को एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। मतलब और साथ ही साथ डी ब्रॉगली कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ एक वेव है। तो ऐसे केसेस में जो बोर्स मॉडल है वो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ साबित हो रहा है। बोर्स मॉडल यहाँ पे गड़बड़ क्यों साबित हो रहा है? क्योंकि भाई बताते हैं, बोर्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है, एक फिक्स्ड पाथ भाई यहीं से आएगा। अगर यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ तो एक बार वेट करो, इसी जगह से आएगा। यहाँ पे अगर तुम बैरियर लगा दो इलेक्ट्रॉन बेचारा आगे नहीं जा पाएगा। एक बात कहने की है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं, बोर्स कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है, इट इज अ पार्टिकल और ये एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है। लेकिन जो डुअल नेचर की थ्योरी है जो डी ब्रॉगली ने दी थी, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैटर के लिए भी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की बात आती है, तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन एक वेव होता है। और वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है भाई, तो वेव की कोई सर्टेन पाथ तो होगा नहीं, वेव का पाथ कोई सर्टेन तो होगा नहीं। वो हो सकता है आगे ऐसे करके जाए, इस तरीके से आए, अगला चक्कर जो है वो किसी और तरीके से नहीं करे, देखो इस तरीके से। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये आप देखिए इस तरीके से। मतलब हम क्या करते हैं, हम मतलब बोर्स के केस में जो हम लोग सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है, जबकि डुअल नेचर यानी कि वेव कैरेक्टर इसका ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो उसका फिक्स्ड पाथ नहीं हो सकता, वो फिक्स्ड पाथ में नहीं मूव कर रहा है, वो वहां पे कहीं ना कहीं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पे भी पाया जा सकता है। तभी हिजनबर्ग आ जाते हैं। तो वो भी यही बात कहते हैं, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो क्या कहता है? वो सिंपली ये बताता है कि भाई कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो वेव की कोई सर्टेन पोजीशन और वेलोसिटी एक ही पॉइंट पे आप एक्यूरेटली मेजर ही नहीं कर सकते। जबकि बोर्स की थ्योरी यहाँ पे गलत हो जाती है फिर, कि उन्होंने इसका तो सिर्फ पार्टिकल नेचर कंसीडर किया, ही कंसीडर ओनली पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट नॉट इट्स वेव नेचर। उन्होंने इसका वेव नेचर, उन्हें उस टाइम पे ये पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी हो सकता है। वो तो बाद में पता लगा जब नई थ्योरीज आई, और जब डेविशन और जर्मन ने इस एक्सपेरिमेंट को, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता लगाया कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक वेव की तरह बिहेव करता है, जैसे एक्सरे डायफ्रैक्शन होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन बीम का भी डायफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे ये इनकी जो बात थी कि फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, वो हिजनबर्ग और डुअल नेचर ऑफ वेव के कैरेक्टर यानी डी ब्रॉगली की इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा था। ये बात समझ आई आप सबको? तो यहाँ पे अगर बोर्स मॉडल फेल हो जाता है तो अब हमें कोई नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलना पड़ेगा जो इन बातों को कंसीडर करे, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंसीडर करे। तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया जिसने इन दोनों बातों को कंसीडर किया, इन दोनों बातों को कंसीडर किया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है और वेव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुकी हुई तो होती ही नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी और उसका मोमेंटम, जनरली वेलोसिटी के लिए बोलते हैं, एक्यूरेटली डिफाइन नहीं होता, अनसर्टेन डिफाइन होता है। ठीक, तो जरा देखते हैं यहाँ पे। वैसे अगर अर्लियर केसेस में देखा जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स भी मूवमेंट से रिलेटेड बात करती है, इलेक्ट्रॉन सॉरी किसी भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मोशन से डील करती है क्लासिकल मैकेनिक्स। ये सबसे पहले थी जो न्यूटन्स के लॉ पे बेस्ड थी।
लेकिन क्योंकि ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स था, भाई भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसके लिए आपको बता रहा हूं कि अर्लियर क्लासिकल मैकेनिक्स जो आई थी, यानी कि जो फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, साइंस की एक बहुत अच्छी ब्रांच है जो किस बात से डील करती है, डील्स विद मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स की मोशन से रिलेट करती है। जैसे एक भारी सा स्टोन अगर फेंक दिया जाए, कार जो चल रही है, या प्लैनेट्स की मोशन, तो ये जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है ये किस चीज पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, इस पे बेस्ड है। जबकि ये थ्योरी यानी कि ये जो आपका मैकेनिक्स है ये फेल हो जाता है, फेल्ड टू अप्लाई, फेल्ड टू अप्लाई, किस चीज पे ही अप्लाई नहीं हो सकता, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पे अप्लाई नहीं होता, फेल टू अप्लाई ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, स्पेशली जिसकी हम बात करने वाले हैं, स्पेशली जिसके बारे में सारा का सारा लेक्चर होने वाला है, एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स, ये भी आपके ये भी आपके किस में आते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में। तो क्लासिकल थ्योरी इसलिए हम यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज बहुत बहुत बेस्ट मैकेनिक्स का मतलब साइंस का पार्ट होता है एक, जिसमें हम लोग न्यूटन्स लॉज मोशन के थ्रू कई सारी चीजें अच्छे से सीखते हैं। लेकिन भाई क्योंकि ये हमें जो चीज चाहिए उसके लिए वैलिड नहीं है, तो इसलिए अगला मॉडल आया, मतलब अगला मॉडल कह रहा हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ साइंस आई, जिसको जो कि हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एक्सप्लेन करने में हमारी पूरी मदद करेगा। तो ये तो थी जरूरत कि क्यों आई क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली ये वाली जो मैकेनिक्स है, ब्रांच ऑफ साइंस जिसपे ये आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेस्ड होगा, branch of science which deals with motion of microscopic particles। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि पता होना चाहिए कि कौन कौन सी थ्योरीज किस पे अप्लाइड हुई और कौन सी किस पे अप्लाइड नहीं हुई। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मोशन से डील करता है ये, ठीक है। और इसने इस कॉन्सेप्ट ने, इस मैकेनिक्स ने, it consider the wave motion of electron। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करने वाले हैं, माइक्रोस्कोपिक में हम लोग इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। तो इस थ्योरी ने, मतलब इस मैकेनिक्स ने जो है ना, वेव मोशन को कंसीडर किया, साथ ही साथ हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी कंसीडर किया। तो ये चीज यहां तक हो गई कि क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। हालांकि और एक और चीज, हम लोग इसमें बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो जो आपका मॉडल है वो इसी से रिलेटेड है, क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है, और ये फिजिक्स में इसकी बहुत डिटेल है, और केमिस्ट्री में हम लोग थोड़ा इसकी जानकारी लेंगे जो इंट्रोडक्शन टाइप है, ताकि हमें मॉडल समझने में आसानी पड़े। तो देखो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इन दोनों फैक्ट पे बेस्ड है। ये आपका दिया किसने, इट was proposed by एरविन स्ट्रोडिंजर, ये इनका नाम था, इन्होंने प्रपोज किया। जैसे न्यूटन्स ने कहीं ना कहीं न्यूटन्स के लॉ पे बेस्ड आपकी क्लासिकल थ्योरी थी, क्लासिकल मैकेनिक्स, ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एरविन स्ट्रोडिंगर के पोस्टुलेट्स पे बेस्ड थी। तो बेसिकली इस थ्योरी के, अगर मतलब इस साइंटिस्ट की बात की जाए,
तो इन्होंने बेसिकली क्या बताया हमें, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में बताया। अब क्या कुछ इन्होंने डिस्कवरीज की, हमें इनके सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए, तो चेक करते हैं कि क्या कुछ इन्होंने बताया। तो ध्यान से देखिएगा, इरविन स्क्रूडिंगर ने क्या कहा, जब इन दो बातों को कंसीडर किया, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी माना कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जैक्टली पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते, एक्यूरेटली नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम सिर्फ अनसर्टेनिटी यानी अनसर्टेन वैल्यूज की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया। तो ये दो तीन बातों को ध्यान में रखते हुए, जो कि बोर्स ने इन बातों को ध्यान में नहीं रखा, ठीक है, तो इन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी, ठीक है, he gave an equation to explain 3D motion of electron, 3D motion of electron in space। ये बहुत अच्छी बात थी कि 3D मोशन, क्योंकि उनके हिसाब से, बोर्ड्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर रिंग में घूमता रहता है, तो इस बेसिस पे अगर एटम की शेप कंसीडर की जाए तो बिल्कुल एक डिस्क, जो आपकी सीडी होती है ना, सीडी टाइप, तो उसकी बिल्कुल वैसे डिस्क फ्लैट होगा, जबकि चीजें तो 3 डायमेंशनल मिलती हैं, तो इसका मतलब एटम भी 3D होगा। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का 3D मोशन या 3D मॉडल दिया। एक तरीके से कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो था वो 3D मॉडल है। अब इन्होंने इक्वेशन कौन सी दी, जरा वो देखो। इक्वेशन इन्होंने कुछ इस तरीके से दी, एक डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन थी। मैं इक्वेशन लिख देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, फिर इसके सिग्निफिकेंस बताता हूं कि आपको क्या चीजें किस तरीके से पढ़नी है। ये कुछ इस तरीके से एक बड़ी सी इक्वेशन इन्होंने दी, स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं इसे। अब इसमें हमारे लायक क्या कुछ है, हमें क्या कुछ चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले ये जो तीन पार्ट हैं, एक्स वाई जेड मैथमेटिकल फंक्शन है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है ये, ठीक है, डबल डेरिवेटिव किया हुआ है, किस तरीके से ये अप्लाइड है, कैसे कैलकुलेटेड, वो हमें बिल्कुल भी नहीं जानना है। ये मान लीजिए हमें इस इक्वेशन का मतलब 1% भी हिस्सा यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ इसके सॉल्यूशन, जो इसका आउटपुट है, यानी कि क्वांटम नंबर नाम का जो टॉपिक है, सिर्फ हमें वो उससे डील करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ये आपके पोस्ट ग्रेजुएशन और जो है उसके आगे के हैं, तो आपको 11th में और 12th में जो चाहिए वो उसके आउटपुट में सिर्फ क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो अभी आपको बताते हैं कि ये 3 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस के अलोंग मूव कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये शाई क्या है, फिर ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, E और V क्या है, तो इन सब के बारे में बताते हैं आपको। शाई यहाँ पे जो इसका जो नाम लिया जाएगा कुछ इस तरीके से शाई लिखेंगे, और ये आपका वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D स्पेस। इलेक्ट्रॉन को 3D स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए फंक्शन होता है। आपने मैथमेटिक्स में कई सारे फंक्शन देखे कि x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, तो वो फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी ये वेव फंक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह काम कर रहा है, तो ये वेव फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन वेव को एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रॉन वेव को तीनों एक्सिस के अलोंग, 3D स्पेस का मतलब होता है x, y और z, तीनों एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। कहाँ, अराउंड द न्यूक्लियस। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें ये एक और चीज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को भी रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसको मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, जब वेव बनेगी तो उसका एम्पलीट्यूड होता है ना, हाइट होती है क्रेस्ट की और ट्रफ की डेप्थ, ठीक है, हाइट और डेप्थ की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें E क्या है, ये तो भाई E जो है ये आपकी मतलब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि आपका ये जो V है ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। देन ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट।
तो फटाफट इसे नोट कर लें और इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं और कौन मतलब इसके जो रिजल्ट्स हैं उससे क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब करते हैं। हाँ बच्चों, नोट कर लिया आप सबने? तो मैं अभी हटा देता हूं और अब आपको बताता हूं कि कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये इक्वेशन बहुत बड़ी सी जो आपको अभी दे रखी थी, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया गया है। अगर शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कुछ ऐसे दिखाया गया। बहुत अलग अलग चीजें होंगी और इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे ही ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि डिटेल इस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है। डिटेल इस लेवल पे अगर देने की कोशिश भी की जाएंगी वो सब ऊपर से निकलेंगे। तो आपको हिंट मिल जाएगी, इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि वेव इक्वेशन क्या है, कैसे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई यहाँ पे जो ये एच कैप है ये एक ऑपरेटर होता है, इसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के नाम से पढ़ाया जाता है। आपको जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा। जब ये ऑपरेटर इस फंक्शन पे, वेव फंक्शन पे ऑपरेट करता है, हाँ, आपको पता है कोई भी, जैसे मान लो मैं 2+3 कर रहा हूं, तो ये दो फंक्शंस को ऑपरेट किया गया है प्लस साइन से, है ना। जैसे x प्लस वाई या x इंटू वाई कर रहे हैं, तो ये दो फंक्शंस को क्या कर रहा है, ऑपरेट। तो ये ऑपरेट कर रहे हैं, ये हमारे ऑपरेटर हैं जो इन फंक्शंस को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो एच कैप है इट इज अ ऑपरेटर, इसको नाम दिया गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये फंक्शन में और जब ऑपरेट करता है, फंक्शन वेव फंक्शन को ऑपरेट करता है तो ये कुछ वैल्यूज जनरेट करता है, ठीक है। तो ये एनर्जी वैल्यूज होंगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D स्पेस, और वो फंक्शन वापस रीजनरेट होगा। मतलब जब ऑपरेट हुआ, जब ये ऑपरेट करता है इसको तो कुछ वैल्यूज बनाता है और वापस फंक्शन क्या होता है, रीजनरेट होता है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। और ये एनर्जीज जो होती हैं बेटा ये क्वांटाइज्ड होती हैं। क्वांटाइज्ड समझते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी मतलब फिक्स्ड एनर्जी वैल्यूज। लेकिन सर अब इतना ही बताने के बाद इससे हमें पता क्या क्या चला, तो भाई इससे तो हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी अलग अलग वैल्यूज निकलती हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स पे इसको सॉल्व करने पे अलग अलग वैल्यूज निकलती, जो प्रीवियस इक्वेशन है उसे भी। तो उन वैल्यूज को हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं, उन वैल्यूज को हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी कि जो क्वांटम नंबर हम बोल रहे हैं ना, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये कुछ नंबर मिलेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नंबर मिलेंगे, और ऑन सॉल्विंग वेव इक्वेशन वी गेट क्वांटम नंबर्स। सो बेसिकली इसके सॉल्यूशन से 3 क्वांटम नंबर हमें मिलेंगे, जिनका नाम है प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाम रहेगा। ये आपका एक और है एजीमुथल नंबर, मतलब क्वांटम नंबर बोलेंगे। और एक और इसके सॉल्यूशन से मिलता है मैग्नेटिक। वैसे तो 4 क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस इक्वेशन जो स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन उसके सॉल्यूशन से हमें ये 3 मिलेंगे। एक एडिशनल हम पढ़ेंगे जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। हमें टोटल 4 क्वांटम नंबर पढ़ाए जाएंगे, 1 2 3 और 4 क्वांटम नंबर। हमें अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे है, कहाँ है, क्या लोकेशन है, क्या एड्रेस है। तो उन चीजों की जानकारी आपको यही 4 क्वांटम नंबर पूरी जानकारी देंगे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है। ये रहस्य अभी तक है, क्योंकि बोर्ड्स की भी बात कुछ हद तक गलत हो चुकी है। तो अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ही हमारी मदद करने वाला है, और उसमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमें वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर 3 टाइप के क्वांटम नंबर मिलेंगे, और 4th क्वांटम नंबर हमें जो है स्पिन के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर मतलब कोई जानकारी हमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन की जानकारी देगा। तो मतलब ये 4 क्वांटम नंबर अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा।
लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। जो ये वेव इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो त्रिशूल सा साइन आपको देखने को मिला, जो आपने ये त्रिशूल सा साइन देखा, इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। शाई और शाई स्क्वायर, एक है वेव फंक्शन नॉर्मल और एक है शाई स्क्वायर, इनके सिग्निफिकेंस की बात करने वाले हैं। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो पहले ये बताना बहुत जरूरी है। जनरली लोग स्किप कर देते हैं, बट मार्क्स, कुछ मार्क्स अगर आपको मिल रहे हैं इन चीजों से तो जरूर आपको पढ़ने चाहिए भाई, क्योंकि ज्यादातर चीजें तो हम मार्क्स के बेसिस, मार्क्स के लिए करते हैं, और कुछ नॉलेज भी गेन होगी जो लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाई हायर लेवल तक जाएंगे। तो भाई जो शाई है इसका, इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओनली रिप्रेजेंट 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सीधा कहें 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन वेव को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन वेव को डिफाइन करता है 3D स्पेस में, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलावा। लेकिन जब इसका स्क्वायर किया जाता है, भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जब इसका स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं, और इसका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस बताते हैं। क्या बताते हैं? इट रिप्रेजेंट्स, इसका सिग्निफिकेंस है हैज a valuable physical significance, physical significance, ठीक है, has significance। क्या significance है? it represents the probability to find an electron around the nucleus। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बस यही पॉइंट है जो आगे की फैक्ट को समझाएगा। शाई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस हमसे पूछ लेते हैं, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? तो भाई इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। प्रोबेबिलिटी भाई किसकी? प्रोबेबिलिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन को पाने की, टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ये चीज बहुत अच्छे से लॉक कर लो और समझ लेते हैं इस चीज को कि शाई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी बताता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव है तो कभी वो यहाँ होगा, कभी इधर होगा, कभी यहाँ, कभी वहां, किधर, मतलब उसके अलग अलग क्या होंगे, अलग अलग लोकेशंस हो सकते हैं। वेव है, कहीं पे भी किसी टाइम पे पहुंच सकती है। तो ऐसे केस में हम ये कैसे बताएं कि हमेशा वो इसी पॉइंट पे मिलने वाला है या हमेशा वो इसी पॉइंट पे मिलने वाला है? तो हम एक्यूरेटली ये चीज तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वो किस टाइम पे कहां पे मिलेगा। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम वो कहां स्पेंड करता है, मतलब प्रोबेबिलिटी कि भाई इस जगह पे उसको पाने की, उसको उसके होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो हमेशा हम प्रोबेबिलिटी ये वर्ड यूज करेंगे। अब हम एक्यूरेट पोजीशन तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पे एक्यूरेटली होगा। ठीक है, तो इस बात को जल्दी से अच्छे से लॉक कर लें। और आपको मैं एक और अच्छी चीज बताता हूं, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस है आपका, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी जहां मैक्सिमम होती है, भाई 3D स्पेस है, ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा जिस जगह होगी उसे बोलते हैं ऑर्बिटल। तो मैं यहां पे बताने वाला हूं, यहां पे ध्यान से देखिए, द रीजन वेयर maximum probability to find an electron। देखो वो जगह, वो स्पेस कहां पे? न्यूक्लियस के चारों तरफ। द रीजन वेयर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी,
मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल या ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। तो अभी तक हमने ऑर्बिट का नाम सुना था, ऑर्बिट, और हो सकता है कि पीछे की कई सारे केसेस में आपने ये ऑर्बिटल वर्ड भी सीखा हो या सुना हो। तो ये जो ऑर्बिटल वर्ड है, ये आप जो सीख रहे हैं अब, ये एक तरीके का स्पेस होता है, एक जगह है, और ये वो जगह होती है, ऑर्बिटल एक वो रीजन होता है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम। तो अब कभी भी कोई पूछे कि ऑर्बिटल क्या है, तो भाई ऑर्बिटल एक 3D स्पेस है, 3D स्पेस रीजन, ठीक है, 3D स्पेस कहां पे, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, ये आपको बताना पड़ेगा, 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये बात अच्छे से लॉक कर लें, और फिर मैं बताता हूं कि ऑर्बिटल और ऑर्बिट्स में क्या अंतर है, क्योंकि अब ये चीज खत्म होने वाली है, और फिर आपको समझाते हैं कि क्वांटम नंबर जो है, 4 क्वांटम नंबर हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने अच्छे तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देने वाले हैं। तो देखो, हमने अभी तक तो सीखा था ऑर्बिट, जिसे नॉर्मली हम लोग शेल भी बोलते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल जिसे बोल रहे हैं। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स अच्छे अच्छे इन दोनों के बारे में समझते हैं, इन दोनों के बारे में 2-3 पॉइंट अच्छे अच्छे समझते हैं। भाई एक ऑर्बिट क्या है, एक 2D स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, 2D, बिल्कुल रिंग टाइप होती है ना, बिल्कुल ऐसे रिंग बनी हुई कोसेंट्रिक सर्कल टाइप के, 2D स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 3D स्पेस को। इसके अकॉर्डिंग मतलब ऑर्बिट क्या है, सर्कुलर पाथ है, ये क्या है, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ है, जबकि ये कैसा पाथ हुआ, 3 डायमेंशनल पाथ है, 3D पाथ है, जो एक्स वाई जेड तीनों के अलोंग जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कुलर पाथ, और वो कैसा है आपका 3D। यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड पाथ है, बोर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल बना हुआ है, एग्जैक्टली रास्ता बना हुआ है। उन्होंने बताया था कि एकदम बढ़िया सा रास्ता बना होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं होता। ये मतलब कोई ऐसी कोई सीधी लाइन नहीं है, एक स्पेस हो सकता है। हाँ, शेप इसकी भी हम पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, डिफरेंट ऑर्बिटल हैज डिफरेंट शेप। हम इसकी शेप के बारे में बात करेंगे, अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं, उनकी शेप अलग अलग होती है, एक स्पेस है, कोई एक सीधी लाइन नहीं है, ऑर्बिटल कोई एक सीधी लाइन नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने एक सीधी ऐसे रिंग टाइप में लाइनों से रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताते हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकता है, जबकि इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके सिर्फ 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स आर 2, सिर्फ 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। और ये जो बात यहां पे बताई गई है ना, ये हम पढ़ेंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। एक प्रिंसिपल दिया, जिस पाउली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया, और उन्होंने बताया कि ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज हम 10th में भी सीख लेते हैं, जहां पे ये n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ शेल, nth शेल, ठीक है, nth शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अच्छे से एक बार दोनों बातें लिख लो, और उसके बाद क्वांटम नंबर की बात करेंगे।